जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा कि सेकेंड मिशन में अब बस एक ही आदमी फाउंडेशन के कांटेक्ट में था और वो था ब्रावो। अब आगे। अल्फा, ब्रावो, क्या तुम सब ठीक हो? मैं ब्रावो बोल रहा हूँ। यहाँ अंधेरे में मैं तैर रहा हूँ। मेरे इर्द गिर्द कुछ मूवमेंट्स हो रहा है। शायद ये SCP-3000 है। ओह गॉड, पर कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा। अल्फा चला गया। वो कभी लौट के नहीं आएगा। हम तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए एक क्रू को भेज रहे हैं। तुम जहाँ हो वही रहना। नहीं नहीं नहीं, किसी को मत भेजना प्लीज। जो हम फील कर रहे हैं ना, उसे फील करने के लिए ट्रेंड होना जरूरी है। ट्रेंड। मैं मर रहा हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरी दुनिया का अंत यही है। ये एक सैंपल भेज रहा हूँ बैलून में अटैच करके। इसके बाद ब्रावो का कोई जवाब नहीं आया। हालांकि उसका रेडियो एक्टिव था और उसके सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, पर शायद उसने जिंदगी से हार मान ली। 3 दिनों बाद उसका रेडियो बंद हो गया और उसके बाद आज तक उन तीनों का कभी कुछ पता नहीं चला। SCP फाउंडेशन ने उन तीनों को डेड घोषित कर दिया। लकीली जो सैंपल ब्रावो ने भेजा था वो SCP फाउंडेशन को मिल गया और अब कुछ रिसर्चर्स मिलके इस ब्लैक सब्सटेंस को स्टडी करने की कोशिश करने लगे, जो कि SCP-3000 के बॉडी से मिली थी। रिसर्चर्स ने सब्सटेंस को नाम दिया Y909 और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनेस्थीसिया है। अगर कोई लिविंग बीइंग Y909 के संपर्क में आया तो उसे पेन, मेमोरी लॉस, पैनिक और कंफ्यूजन होगा। Y909 SCP फाउंडेशन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल था, क्योंकि कई बार फाउंडेशन के स्टाफ्स इन SCP से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो उस समय Y909 को अगर उनके बॉडी में इंजेक्ट किया गया तो वो सब भूलकर शांत हो जाएंगे। वैसे तो और भी कई सारे केमिकल्स हैं जो सेम काम करते हैं, पर कोई भी Y909 जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन परेशानी ये थी कि आखिर SCP-3000 से वो लिक्विड कैसे लाए। इस अजीब क्रिएचर को ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चला कि अगर SCP-3000 कुछ खाता है तो वो ज्यादा मात्रा में Y909 प्रोड्यूस करता है। तो फाउंडेशन ने ये डिसाइड किया कि वो D क्लास पर्सनल को भेजेंगे जो कि SCP-3000 का खाना बनेंगे, और फिर कोई एक डाइवर जाके Y909 कलेक्ट कर लेगा। D क्लास पर्सनल वो लोग हैं जो कुछ बुरा काम किए हैं और अब सजा के तौर पर उन्हें D क्लास में रखा गया है, और इन लोगों को जानलेवा SCPs के सामने भेजा जाता है ताकि फाउंडेशन उन SCPs के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर पाए। पानी के अंदर जिस एरिया में SCP-3000 है, उस पर्टिकुलर एरिया को SCP फाउंडेशन के लोग अब 24/7 गार्ड करते हैं और उस एरिया में किसी का भी जाना अलाउड नहीं है। अगर कोई गलती से भी उस एरिया में चला जाता है तो उसे कैप्चर कर क्वारंटाइन किया जाता है। कभी कभी कुछ रिसर्चर सबमरीन के द्वारा पानी के अंदर जाते थे SCP-3000 को ऑब्जर्व करने, और उनमें से एक रिसर्चर ने एक दिन एरामिडास आफ्ट एयरलॉक को खोलने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया। उनका नाम था डॉक्टर कृष्णामूर्ति। डॉक्टर कृष्णामूर्ति काफी अजीब बातें बोलने लगे एक इंटरव्यू के दौरान कि वो खुद के ही माइंड पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें दूसरों के सपने आते हैं, दूसरों के चेहरे उनके माइंड में आते हैं जिन्हें वो कभी देखे भी नहीं है, उन्हें जानते भी नहीं है, और वो सब कुछ धीरे धीरे भूले जा रहे थे। यहाँ तक कि उन्हें अपनी माँ की आवाज तक याद नहीं, पर उन्हें एक बात याद है जो उनकी माँ ने कही थी
अबाउट अ गॉड कॉल्ड अनंत। ये मानते थे कि SCP-3000 ही अनंत शेषा है और वह काफी उल्टा फुल्टा भी बकने लगे एक इंटरव्यू के दौरान, जिसके चलते उन्हें एक रूम में बंद कर दिया गया। 2 दिन बाद फाउंडेशन से ये ऑर्डर आया कि डॉक्टर कृष्णामूर्ति को रिलीज किया जाए। उनके बाहर निकलने के 3 घंटे बाद वो कुछ ऐसा किए जो कि सीधा मौत की तरफ इशारा करती है। डॉक्टर कृष्णामूर्ति डाइविंग सूट पहन के पानी के अंदर चले गए SCP-3000 के पास। जैसे जैसे डॉक्टर कृष्णामूर्ति SCP-3000 के और नजदीक जाता गया, SCP-3000 अपना मुंह खोलने लगा। सबमरीन के अंदर सभी रिसर्चर्स ये भयंकर नजारा देख रहे थे। जब डॉक्टर कृष्णामूर्ति SCP-3000